नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का जो विषय है व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है सहकारी समितियां और संयुक्त पूंजी कंपनियां। हमने जो व्यावसायिक संगठन है उनके जो दो प्रकार हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। अब जो व्यावसायिक संगठन के अन्य जो प्रकार हैं, जिसमें सहकारी समितियां और संयुक्त पूंजी कंपनियां आती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सहकारी समिति का क्या अर्थ होता है? सहकारी शब्द लैटिन शब्द कोऑपरेरी से निकला है। जो सहकारी वर्ड बना है यह लैटिन भाषा का एक वर्ड है कोऑपरेरी, इससे मिलकर बना है, जिसमें को का अर्थ होता है के साथ और ऑपरेरी का मतलब होता है कार्य करना। को का अर्थ है के साथ और ऑपरेरी का अर्थ है कार्य करना, यानी मिलकर कार्य करना, साथ कार्य करना कोऑपरेरी का अर्थ होता है। इसलिए सहकारी शब्द का अर्थ भी क्या हुआ? साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी, सह यानी साथ, कार्य यानी साथ मिलकर कार्य करना सहकारिता कहलाती है। तो सहकारी समितियां जो क्या होती हैं, इसमें व्यक्ति मिलजुल कर एक समान आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है वह अपने सदस्यों में का जो है सेवा प्रदान करना होता है। लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। फिर भी यदि अपनी व्यवसाय से यह लाभ कमाते हैं तो उन्हें अपने सदस्यों में यह बांट देते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह जो उसके सदस्य हैं उनको सेवा प्रदान करना होता है और साथ मिलकर कार्य करना, यह इस जो सद्भावना पर यह आधारित होती है। ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, यानी जिनका जो उद्देश्य है वह एक है, लेकिन वे अकेले अकेले उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं? एक समिति का निर्माण कर लेते हैं, ताकि जो भी उनके उद्देश्य है वह उनकी पूर्ति कर सके। वे समिति बना सकते हैं, इसे सहकारी समिति कहते हैं। इसके सभी सदस्य अपने अपने संसाधनों को एकत्र कर उनका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वह आपस में बांट लेते हैं। यदि एक ही व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके संसाधन सीमित होते हैं और वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता, परंतु यदि मिलकर ये एक समिति का निर्माण कर लेते हैं तो ये सभी व्यक्ति अपने अपने संसाधनों को एकत्रित कर उसका उपयोग जो उनके उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में करते हैं और इनसे जो लाभ प्राप्त होता है इसे वह अपने आप में आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। अब जो सहकारी समिति है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो यह एक स्वैच्छिक संस्था है। स्वैच्छिक यानी इच्छा से कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है या इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, जब तक चाहे उसका सदस्य बना रह सकता है और जब चाहे उसकी सदस्यता छोड़ सकता है। यानी एक स्वैच्छिक संस्था है जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसमें शामिल होते हैं और स्वेच्छा से ही इसकी सदस्यता को छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है खुली सदस्यता। खुली यानी मुक्त सदस्यता, ओपन इसकी मेंबरशिप होती है, यानी कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। उसके जाति, धर्म, लिंग या जो भी रंग रूप, किसी भी प्रकार का इसमें भेद नहीं किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता को प्राप्त कर सकता है। तो जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं होती है। इसकी सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। पृथक वैधानिक इकाई। जो सहकारी समिति है यह एक अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। यह भी एक कंपनी की तरह यह भी एक पृथक वैधानिक इकाई है। सदस्यों की आने जाने पर इसकी जो अस्तित्व है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सहकारी उपक्रम को सहकारी समिति अधिनियम 1912 अथवा राज्य सरकार के संबंध सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। जो सहकारी समिति है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, जिसमें एक तो सहकारी
सहकारी समिति अधिनियम बना हुआ है 1912, या फिर राज्य सरकार, जिस भी राज्य में वह सहकारी समिति स्थापित है तो उस राज्य सरकार के संबंध जो सहकारी समिति अधिनियम है उसके अंतर्गत इनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। एक सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, समिति का अस्तित्व अलग होता है और इसके सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वह अलग होता है। वित्तीय स्रोत, तो जो सदस्य हैं वह तो अपने संसाधन लाते ही हैं, साथ में इनको ऋण की व्यवस्था इनको मिलती है, सरकार द्वारा इन्हें अनुदान मिलता है, यानी विभिन्न वित्तीय स्रोतों से ये अपने संसाधन एकत्रित करते हैं। सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लाई जाती है। इसके अलावा पंजीकरण के बाद समिति ऋण ले सकती है और सरकार से भी अनुदान प्राप्त कर सकती है। पंजीकरण के बाद यह ऋण ले सकती है और सरकार से अनुदान भी इन्हें मिलता है। नेक्स्ट है इनका सेवा उद्देश्य। जो सहकारी समिति है इनका उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। सेवा के उद्देश्य से ये समितियां स्थापित की जाती है ताकि व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। एक सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य यानी जो प्रथम उद्देश्य है वह अपने सदस्यों की सेवा करना है। यद्यपि यह अपने लिए उचित लाभ भी अर्जित करती है, लेकिन इन लाभों को ये क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। मताधिकार, इसमें मत भी दिया जाता है, तो इसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है और प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। ये मताधिकार उनके अंशों पर निर्भर नहीं करता कि जिसने जितने ज्यादा अंश ले रखे हैं उसको मत उतने अधिक दिए जाएंगे, उसके द्वारा इतनी अधिक मत दिए जाएंगे, इस पर यह बात निर्भर नहीं करती। एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने ही अंश क्यों ना हो। तो प्रत्येक सदस्य को मत देने का इसमें समान अधिकार होता है। अब जो सहकारी समितियां हैं उनके कितने प्रकार होती हैं, कितने तरीके की होती हैं। तो पहले है उपभोक्ता सहकारी समितियां। तो उपभोक्ता सहकारी समितियां जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए कार्य करती हैं। उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाती है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है उपभोक्ता सहकारी समिति है। तो यानी जो उपभोक्ता है उन्हें उचित मूल्य पर अच्छी किस्म का माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें स्थापित किया जाता है। ये क्या करती हैं, जो उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं ये सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीदकर वितरण श्रृंखला से मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती हैं। यानी जब अन्य व्यवस्था में देखा जाता है कि थोक व्यापारी से जो निर्माता है उससे थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ताओं तक माल पहुंचता है, तो बीच में क्या है, मध्यस्थ भी अपना इसमें लाभ जोड़ लेते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और इसकी जो ये वसूलते हैं, जो लागतें जो बढ़ गई है वो उपभोक्ता से ही वसूली जाती है। लेकिन उपभोक्ता सहकारी समितियां क्या करती हैं कि मध्यस्थों का उन्मूलन करती है, स्वयं खुद जो डायरेक्ट ये उत्पादकों से और निर्माताओं से माल को खरीदती है, जिसमें मध्यस्थों का कोई काम नहीं होता और सीधे वो माल उपभोक्ताओं को बेच देती है। उदाहरण के लिए जैसे केंद्रीय भंडार है, अपना बाजार है, सुपर बाजार है, यह सब उपभोक्ता सहकारी समिति के उदाहरण हैं। फिर उत्पादक सहकारी समितियां, उत्पादक यानी जो उत्पादकों की सहायता के लिए, जो निर्माता है उनकी सहायता के लिए स्थापित की जाती है। ये समितियां जो छोटे उत्पादक हैं उनको उत्पादन के लिए कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण आदि की आपूर्ति करके उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। जो छोटे उत्पादक हैं, जो उत्पादन के लिए मशीनें नहीं, स्वयं मशीनें नहीं खरीद सकते हैं, तो वे क्या करते हैं, जो ये सहकारी समितियां हैं उन्हें कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण, जो विभिन्न सामग्री जो उनकी जरूरत है उनको पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हरियाणा हैंडलूम, बायनिका, एप्को, ये सब उत्पादक सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। सहकारी विपणन समितियां, ये समितियां उन छोटे उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा बनाई जाती है जो अपने माल को स्वयं नहीं बेच सकते। यानी ऐसे उत्पादक
जो स्वयं अपना माल बाजार में नहीं बेच सकते तो मिलकर क्या करते हैं, एक समिति का निर्माण कर लेते हैं और इस समिति के माध्यम से अपने माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। समिति सभी सदस्यों से माल क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। जो भी इसके सदस्य हैं, उत्पादक जो भी इसके सदस्य होते हैं, उन सबसे माल इकट्ठा कर लेती है और फिर इसे बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व लेती है। यानी ऐसे उत्पादक, छोटे छोटे उत्पादक जो स्वयं अपने माल को नहीं बेच पाते, वे मिलकर एक क्या बना लेते हैं, सहकारी विपणन समिति। और फिर ये समितियां क्या करती है, सभी छोटे छोटे जो उत्पादक हैं उनसे माल एकत्रित कर लेती है और फिर माल को बाजार में बेचने का काम करती है। जैसे अमूल दुग्ध पदार्थों का वितरण करने की वाली गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ लिमिटेड, ऐसी ही सहकारी विपणन समितियां हैं जो दूध का वितरण जो बाजार में करती हैं। फिर है सहकारी ऋण समितियां। तो ऋण समितियां जो अपने सदस्यों से कोष प्राप्त करती है, पूंजी प्राप्त करती है और उससे एक बड़े कोष का निर्माण करती हैं और जब किसी को ऋण की आवश्यकता होती है तो फिर उस कोष से वह ऋण भी प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। समिति सदस्यों से धन इकट्ठा करके जरूरत के समय उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। ये समितियां क्या करती हैं, अपने जो सदस्य हैं उनसे धन इकट्ठा कर लेती है और फिर उन सदस्यों में से जब किसी को धन की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, तो फिर उन्हें उचित ब्याज दर पर वह ऋण उपलब्ध कराती हैं। जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति, शहरी सहकारी बैंक, ये सब ऋण उपलब्ध करवाने के कार्य करते हैं। एक है सहकारी सामूहिक आवास समितियां जो अपने सदस्यों के लिए आवास की व्यवस्था करती है। ये अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने हेतु बनाई जाती है। जो उसके सदस्य हैं उनके लिए घर की ये व्यवस्था करती है। अब सहकारी समिति के लाभ क्या हैं? तो ये एक स्वैच्छिक संगठन है, यानी कोई भी व्यक्ति इसमें कभी भी सदस्य बन सकता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण है, क्योंकि सबको मत देने का अधिकार है तो सभी इसके प्रबंधन में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इसका प्रबंधन लोकतांत्रिक होता है, एक व्यक्ति एक मत की संकल्पना पर आधारित होता है, सभी व्यक्तियों को इसमें मत देने का अधिकार होता है। इसकी जो सदस्यता है वह खुली सदस्यता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया जाता, कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलन करती है, यानी इसमें इन सहकारी समितियां क्या करती है, ये डायरेक्ट उत्पादकों से, निर्माताओं से माल खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, जिससे जो बीच में मध्यस्थ होते हैं वह इसमें शामिल नहीं होते और उनके लाभों को फिर इसमें जोड़ा भी नहीं जाता है। सीमित देनदारी है, इसके जो सदस्य हैं उनका दायित्व उनके अंशों के मूल्य तक ही सीमित होता है। तो सहकारी समिति के सदस्यों की देनदारी केवल उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक ही सीमित होती है, यानी इनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। स्थिर जीवन है, सहकारी समिति का अलग पृथक वैधानिक इकाई है ये। इसके सदस्यों के आने जाने से समिति के जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यह निरंतर बनी रहती है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या सदस्यता से त्यागपत्र देने से समिति के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इसका जो जीवन है वह स्थिर रहता है, निरंतर बना रहता है। सहकारी समिति की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं? तो अभिप्रेरण की कमी, क्योंकि ये समितियां, इनका जो उद्देश्य होता है वह सेवा प्रदान करना होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से यह स्थापित नहीं की जाती हैं, तो इससे सदस्यों में क्या रहती है, अभिप्रेरणा नहीं रहती, क्योंकि लाभ जो है वो एक वित्तीय प्रोत्साहन का काम करता है, लेकिन इसकी कमी के कारण इसके सदस्यों में अभिप्रेरणा की कमी रहती है। तो लाभ कमाने का उद्देश्य ना होने के कारण सहकारी समिति के सदस्य पूर्ण उत्साह व समर्पण भाव से कार्य नहीं करते हैं। दूसरी जो इसकी सीमा है वह सीमित पूंजी है, क्योंकि जो व्यक्ति मिलकर इसका कार्य कर रहे हैं वह पिछड़े वर्ग से होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, तो उनके जो वित्तीय संसाधन होते हैं वह सीमित होते हैं। तो जो सहकारी समिति है उसका पूंजी कोष भी क्या बना रहता है, सीमित बना रहता है। प्रबंधन में समस्याएं रहती है, क्योंकि इनकी पूंजी कोष सीमित है, तो ये एक कुशल प्रबंधन, जो पेशेवर प्रबंधक है उनकी सेवाएं नहीं ले पाते हैं। तो इसमें जो प्रबंधन है सहकारी समितियों में वह कुशलतापूर्ण नहीं हो
पाता है। प्रतिबद्धता का अभाव है, लोगों में इसकी जो कार्य है, जो उद्देश्य है, इसके सदस्य उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, पूरी उत्साह से वह कार्य नहीं करते हैं और सहयोग की कमी रहती है। स्थापित तो ये सद्भावना के आधार पर होते हैं, एक समान आर्थिक उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इनके सदस्यों के अंतर किसी बात को लेके जो है अनबन हो जाती है, आपसी झगड़े हो जाती हैं, तो धीरे धीरे इनके सदस्यों में सहयोग की कमी भी हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो व्यवसायिक संगठन का प्रकार है वह है संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ क्या होता है? भारत में कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती हैं। जो भारत में जो कंपनियां हैं उस पे जो अधिनियम लागू होता है वह है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अधिनियम के अनुसार एक कंपनी का अभिप्राय उस कंपनी से है जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। यानी ऐसी कोई भी कंपनी जिसका पंजीकरण इस अधिनियम में या इससे पूर्व में प्रचलित कोई अधिनियम है उसके अंतर्गत अगर उसका पंजीकरण हुआ है तो वह संस्था संयुक्त पूंजी कंपनी कहलाती है। यह विधान द्वारा निर्मित ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। जो कंपनी है वह एक कानून की नजर में, कानून द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है कि कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है। जैसे एक भौतिक मानव होता है जिसके हाथ पैर होते हैं, चल फिर सकता है, कंपनी वह सब नहीं कर सकती, ना देख सकती, ना छू सकती, ना चल फिर सकती है, परंतु एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह कार्य करती है। उसके अपने अधिकार होते हैं, संपत्ति होती है, अपने हस्ताक्षर होते हैं। तो कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है और इसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। एक कंपनी की पूंजी समान मूल्य वाले अंशों में विभाजित होती है। जो कंपनी है, जो उसकी इतनी बड़ी पूंजी है, उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है जिन्हें अंश कहा जाता है। कंपनी के सदस्यों जिनके पास एक या उससे अधिक अंश हो कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं और जो भी व्यक्ति कंपनी के अंश को खरीदते हैं वह कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। जो कंपनी की पूरी जो पूंजी है उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, तो वो जो छोटे छोटे भाग हैं प्रत्येक भाग को अंश कहा जाता है और जब अंश जो व्यक्ति है उस अंश को खरीदते हैं तो फिर वह अंशधारी कहलाते हैं। जैसे एक कंपनी की पूंजी 1 लाख है तो वह 10 रुपए वाले 10,000 अंशों में उसे विभक्त कर दिया गया है। यानी एक अंश की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। तो कोई भी व्यक्ति 2 अंश खरीद सकता है, 3 खरीद सकता है, 10 खरीद सकता है, 100 खरीद सकता है। तो जितने अंश खरीदता है वह उतने ही अंशों का मालिक होता है और कंपनी के जो है कंपनी के लिए अंशधारी कहलाता है। तो कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है जिसे अंश कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र वैधानिक इकाई होती है ये। इसका जो अस्तित्व होता है, इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। सदस्यों के आने जाने से इसके जो अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शाश्वत जीवन है। इसके सदस्यों अथवा संचालकों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका जीवन क्या है? शाश्वत है, निरंतर चलता रहता है। और इसका जो इसके सदस्यों का दायित्व होता है वह उनके द्वारा निवेशित किया गया है अंशों में वहीं तक ही सीमित होता है। यानी इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है। इसकी अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है, हस्ताक्षर होते हैं। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है, एक सील होती है जिसे कंपनी के हस्ताक्षर माना जाता है। अंशों की हस्तांतरणीयता, जो एक सार्वजनिक कंपनी है उसके अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। स्वामित्व तथा प्रबंधन का अलगाव।
इसमें जो स्वामित्व होता है और जो प्रबंधन है वे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संचालकों को सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो कंपनी के सदस्य हैं, जो अंशधारी हैं, वह संचालकों का चयन करते हैं और इस संचालकों के द्वारा ही कंपनी का प्रबंधन किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर कंपनियां 4 भिन्न प्रकार की होती हैं। जो कंपनियां हैं उनके प्रकार, तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार की है। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। निजी, सार्वजनिक, सरकारी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सबसे पहले निजी कंपनी, तो ऐसी कंपनी जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए है, यानी जो न्यूनतम प्रदत्त पूंजी है वह कितनी है, 1 लाख रुपए है। और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वह अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। यानी जो निजी कंपनी के सदस्य हैं, अंशधारी हैं, वह अपने अंशों का हस्तांतरण किसी बाहरी पक्ष को या अन्य सदस्य को नहीं कर सकते हैं। सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। जो निजी कंपनी है उसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 50 होती है। सदस्यों पर ये अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसकी न्यूनतम जो प्रदत्त पूंजी होती है वह 1 लाख रुपए होती है और अपने अंशों अथवा ऋण पत्रों में अभिधान हेतु ये जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। यानी अपने अंशों का आवेदन के लिए, उनके आवंटन के लिए ये जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। अपने सदस्यों, संचालकों अथवा उनके संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से जमा स्वीकार नहीं कर सकती तथा ना ही ऐसा आमंत्रण दे सकती है। इसके सदस्य कौन होते हैं, जो उसके स्वयं जो स्थापित कर रहा है वह है, संचालक है, जो उसके संबंधी हैं, जो आपस में रिश्तेदार हैं, यह इसके सदस्य होते हैं। इनके अलावा जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको ये आवेदन के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंपनियां निजी कंपनियां कहलाती है। दूसरा है सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी कौन सी होती है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनियां, तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है वह सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। और इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसकी अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी जो इसके सदस्य हैं ये अपने अंशों का हस्तांतरण इसको बेच सकते हैं, इनका विनिमय कर सकते हैं। इसकी जो न्यूनतम प्रदत्त पूंजी है वह 5 लाख रुपए होती है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इसके भी सदस्यों, जो कंपनी है इनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अंशधारकों की संख्या निर्गमित अंशों की संख्या तक हो सकती है, परंतु 7 से कम नहीं हो सकती। जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वह सार्वजनिक कंपनी में 7 होती है और जो अधिकतम जो अंशधारक है उनकी संख्या जितने इन्होंने अंश निर्गमित किए हैं वहां तक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 7 से कम नहीं हो सकती। न्यूनतम 7 है, अधिकतम की कोई सीमा इसमें नहीं होती है। अब जो निजी और सार्वजनिक कंपनी हमने देखी उनमें अंतर क्या होता है, तो जो निजी कंपनी है उसमें जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वह 2 होती है और जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। इसकी जो न्यूनतम प्रदत्त पूंजी है वह 1 लाख है, जबकि इसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख होती है। जो अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 50 है और इसकी कोई भी सीमा नहीं है। अपने द्वारा जारी किए गए या निर्गमित, जो अभी हमने पढ़े कि अंशधारकों की संख्या निर्गमित अंशों की संख्या तक सीमित होती है, यानी जितने निर्गमित किए गए हैं अंश वहां तक अंशधारकों की संख्या हो सकती है। अपने अंशों व ऋण पत्रों हेतु जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। निजी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों के विक्रय हेतु जनता को आवेदन या आमंत्रित करती है। यह अपने अंशों के हस्तांतरण को प्रतिबंध करती है और जबकि इसके अंश क्या हैं, पूरी तरीके से हस्तांतरणीय होते हैं। इसमें 2 संचालक होना अनिवार्य है और इसमें 3 संचालक होना अनिवार्य। न्यूनतम इसमें 3 होने चाहिए और इसमें न्यूनतम 2 होने चाहिए।
समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद यह व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। यानी जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका अगर प्रमाण पत्र इन्हें मिल जाता है तो उसके बाद यह अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। इन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। वैधानिक सभा बुलाना तथा इसकी रिपोर्ट पंजीयक कार्यालय में जमा कराना इसमें अनिवार्य होता है। जो निजी कंपनी है उसके केवल 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति से ही गणपूर्ति हो जाती है। जो कोरम है यानी जो बैठक है उसके लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो निजी कंपनी में केवल 2 सदस्यों की उपस्थिति से ही गणपूर्ति हो जाती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 5 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होती है किसी भी बैठक के लिए। अब जो संयुक्त पूंजी कंपनी है उसके क्या लाभ होते हैं, तो सीमित दायित्व है। जो संयुक्त पूंजी कंपनी है उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित किए गए अंशों की राशि तक ही सीमित होता है। वृहद वित्तीय संसाधन होते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, इनके सदस्यों की संख्या अधिक होती है, तो इनके संसाधन भी क्या रहते हैं, वृहद रहते हैं। निरंतरता रहती है, यानी इनका पृथक वैधानिक इकाई होती है, इनका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है, यानी इनका जो शाश्वत जीवन होता है ये एक निगमित संस्था के रूप में कार्य करती है। अपने सदस्यों के जीवन का इसके अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अंशों के हस्तांतरणीयता है, तो जो सार्वजनिक कंपनी है वह अपने अंशों के हस्तांतरण पर क्या नहीं लगाती है, प्रतिबंध नहीं लगाती है। जोखिम का वितरण, जो भी जोखिम होता है तो इसके जो विभिन्न सदस्य हैं उसमें उस जोखिम का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, यानी जोखिमों को इसमें विभिन्न सदस्यों में बांट दिया जाता है। सामाजिक लाभ, जो बचत करता है, जिन्होंने अपनी जमाओं को बचा के रख रखा है, वह क्या करते हैं, इन कंपनियों के माध्यम से अपनी बचतों को जमा करते हैं और उनमें बचत को प्रोत्साहन मिलता है और इनके माध्यम से जो बचते हैं वो विभिन्न उद्योगों में निवेश हो जाती है, तो इससे क्या मिलता है, सामाजिक लाभ भी प्राप्त होता है। अब संयुक्त पूंजी कंपनी की सीमाएं क्या है, तो गठन की कठिनाई है, क्योंकि संयुक्त पूंजी कंपनी को पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है और उनको गठित करने के लिए विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। समामेलन का प्रमाण पत्र चाहिए, व्यवसाय प्रारंभ होने का प्रमाण पत्र चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो कानूनी कार्यवाही है इनके गठन में की जाती है। इनको अपने लेखों का प्रकाशन करना अनिवार्य होता है, तो इनमें क्या है, इनका गठन में कठिनाई होती है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होता है, क्योंकि इसको जो कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन कराना अनिवार्य होता है, इनको पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, अपनी सूचनाओं को पंजीकर जो कार्यालय है वहां भेजना होता है और सरकार द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है, तो इन पे सरकार द्वारा क्या रहता है, नियंत्रण बना रहता है। अल्प जनाधिपत्य प्रबंध, जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें वैसे तो लोकतांत्रिक प्रबंधन की व्यवस्था होती है, परंतु व्यवहारिक रूप में जो कंपनी है उसका प्रबंध कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही सीमित रह जाता है, जिससे इसमें जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। निर्णय में देरी, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं एक सार्वजनिक कंपनी में वे विभिन्न स्तरों पर अलग अलग जो स्तर है, संचालक मंडल है, जो अंशधारी हैं, उनके विचार विमर्श के द्वारा लिए जाते हैं, तो कोई भी निर्णय लेने में इसमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। और गोपनीयता का अभाव रहता है, क्योंकि अपनी सूचनाओं का क्या कराते हैं, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपनी लेखों का प्रकाशन करते हैं, तो सार्वजनिक कंपनी में गोपनीयता का भी अभाव रहता है। अब आगे जो है वह है सरकारी कंपनी। तो सरकारी कंपनी किसे कहते हैं, एक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का न्यूनतम 51% केंद्र अथवा राज्य सरकार के पास हो, वह सरकारी कंपनी कहलाती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी जो प्रदत्त अंश पूंजी है उसका न्यूनतम 51%, कम से कम 51% केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास या दोनों के पास हो, तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। जो सरकारी कंपनी है उनका अंकेक्षण किया जाता है, किसके द्वारा,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इनका जो है परीक्षण किया जाता है तथा इसकी रिपोर्ट वह संसद में प्रस्तुत की जाती है। यानी जो सरकारी कंपनी हमने देखा तो एक ऐसी कंपनी जिसमें जो न्यूनतम 51% जो हिस्सा है, कम से कम 51% जो स्वामित्व है वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों के पास हो तो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। और जब कोई कंपनी सरकारी कंपनी है तो उसका जो अंकेक्षण है वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट वह संसद में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी कंपनियों के उदाहरण है कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, ये सभी सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। जैसे कि कंपनी का अस्तित्व होता है वैधानिक, वैसे ही इनका भी पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। प्रदत्त अंश पूंजी का न्यूनतम 51% सरकार के पास होता है, तभी तो ये सरकारी कंपनी है, क्योंकि 51% या उससे अधिक जो भाग है वह सरकार के पास होता है। सभी अथवा अधिकांश संचालकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसमें जो संचालक हैं इनकी जो नियुक्ति है वह सरकार द्वारा की जाती है और इसके कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते हैं। इसके कर्मचारी लोक सेवक नहीं होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या अर्थ होता है? बहुराष्ट्रीय का मतलब जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में हो, ऐसी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इनका समामेलन एक देश में होता है, परंतु वह व्यवसाय के लिए अपनी शाखाएं विभिन्न देशों में खोलती है और विभिन्न देशों के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करती हैं। तो ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है। तो ऐसी कंपनी जो अपना व्यवसाय अपने समामेलन वाले देश के साथ, यानी जहां पंजीकरण है, जहां रजिस्ट्रेशन है, वहां तो इनका ऑफिस होता ही है, उसके साथ एक या अधिक अन्य देशों में भी वह क्या करती है, अपने व्यवसाय चलाती है। जैसे फिलिप्स है, LG है, हुंडई है, यह मल्टीनेशनल कंपनीज है। इनकी जो शाखाएं हैं वह एक से अधिक देशों में फैली हुई होती हैं। राष्ट्रीय सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा वितरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक कमाई होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी संस्थाएं विभिन्न राष्ट्रों में फैला रखी है, उनके संसाधन अधिक होते हैं, इनका जो उत्पादन है, वितरण है, वह अधिक होता है, तो इनकी कंपनियों की जो कमाई है वह भी अधिक होती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसके क्या लाभ है? तो विदेशी पूंजी का निवेश, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं विभिन्न देशों में निवेश करती है, इससे जो विदेशी पूंजी है उसका निवेश किसी घरेलू देश में होता है, विदेशी मुद्रा का आवागमन होता है। रोजगार के अवसर, जिस देश में यह अपनी शाखाएं स्थापित करती है तो वहां के लोगों को जो कार्य संचालन है उसके लिए लोगों की नियुक्ति करती है, तो उस देश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। उच्च तकनीक का उपयोग, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनके वित्तीय संसाधन बहुत अधिक होते हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर कार्य करती हैं, तो इनकी जो तकनीकें हैं, संसाधन हैं, वह बहुत ही उन्नत तरीके के होते हैं, जिनका वे कुशलता पूर्वक प्रयोग करके कार्य करते हैं और श्रेष्ठ किस्म की वस्तु का यह निर्माण करते हैं। सहायक औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये जब किसी देश में स्थापित होती हैं तो इनके साथ ये जो अन्य जो सहायक औद्योगिक इकाइयां हैं उनके कार्यों पे भी यह प्रोत्साहन देती हैं। निर्यात तथा विदेशी मुद्रा में वृद्धि, कभी कभी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिस देश में स्थापित होती हैं वहां के जो उत्पादक हैं उनसे वस्तुओं को क्रय करके उनका निर्यात अन्य देशों में करती है, जिससे उस देश के निर्यात में वृद्धि होती है। और देश में क्या होता है, जब निर्यात में वृद्धि होती है तो विदेशी मुद्रा का भी आवागमन एक अन्य देश में होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण, एक इनकी जो तकनीकी होती है वे उच्च कुशलता के साथ कार्य करती हैं, जिससे जब ये किसी देश में स्थापित होती हैं तो उस देश के जो घरेलू उत्पादक हैं वह भी
अच्छी किस्म का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं ताकि वे इस प्रतियोगिता में टिके रह सके, अन्यथा फिर उनके ग्राहकी नहीं बन पाएंगी। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जो किसी अन्य देश में स्थापित होती हैं तो उस देश के उत्पादकों को, उस देश के जो घरेलू उत्पादक हैं उन्हें ये प्रोत्साहित करती है अधिक से अधिक अच्छे किस्म की वस्तुएं तैयार करने के लिए। इसकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे मेजबान देशों को कम प्राथमिकता यह देती है। मतलब जिस देश में इसने अपनी शाखा खोली है तो उस देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर ये अपनी जो व्यवसाय है वहां ये इसका विस्तार नहीं करती है, केवल विकसित क्षेत्रों पे अधिक ध्यान लगाती है, जिससे उस देश का क्या होता है, आर्थिक जो विकास होता है वह संतुलित रूप से नहीं होता है। घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके पास उच्च क्षमता होती है, तकनीक कुशल होती है, उच्च जो आधुनिकतम तकनीक का ये प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यह जो मेजबान देश है, जिस देश में इसने शाखाएं स्थापित करी है, वहां पर कई बार एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं के द्वारा ही पूरे बाजार पर स्वामित्व स्थापित कर लिया जाता है, जिसके कारण जो घरेलू उद्योग है उन पर प्रतिकूल प्रभाव होता है और कई बार उन्हें अपना व्यवसाय बंद भी करना पड़ता है। तो जो देश है उसके घरेलू उद्योगों पर कई बार प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। परंपराओं में परिवर्तन, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह मेजबान देश के जो भोक्ता है उनकी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको ध्यान में नहीं रखती है, उनके अनुसार जो उत्पादकों का निर्माण नहीं करती है, जिसके कारण जो वहाँ के उपभोक्ता हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन होने लगता है, उनके खान पान रहन सहन में परिवर्तन होने लगता है, जिससे वहाँ की जो देश है उसकी परंपराओं में परिवर्तन होने का खतरा भी बना रहता है। तो आज हमने जो सहकारी समिति और जो संयुक्त पूंजी कंपनी वो क्या होती है और कंपनियों के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।